आप सभी का पैकेजेस इन जावा के इस सेशन में स्वागत है। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने पैकेजेस इन जावा के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने व्हाट इज़ पैकेजेस, टाइप्स ऑफ पैकेजेस और पैकेजेस के एडवांटेज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पैकेजेस को कैसे एक्सेस करते हैं, कितने प्रकार से एक्सेस करते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास पाथ के बारे में। क्लास पाथ क्या होती है, क्लास पाथ कैसे सेट किया जाता है, टेम्पोररी क्लास पाथ क्या होती है, परमानेंट क्लास पाथ क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर के टाइप्स क्या होते हैं, और इनको हम टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक, एसेसिंग ए पैकेज। एसेसिंग ए पैकेज, किसी पैकेज को किसी क्लास के अंदर एक्सेस करने के लिए, किसी प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करने के लिए हम 3 तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। देयर आर 3 ways to access the package from outside the package. First one is using package name dot star. Second one is using package name dot class name, and third one is using fully qualified name. इन 3 तरीके से हम किसी भी पैकेज को किसी भी प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, और जहाँ पे जैसी नीड हो हमें वो तरीका यूज करना चाहिए। तो आइए चलते हैं सबसे पहले यूजिंग पैकेज नेम डॉट स्टार पर। यूजिंग पैकेज नेम डॉट स्टार, इस तरीके से सभी क्लासेस और इंटरफेसेस किसी भी प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाती हैं। जब भी हम इस प्रकार से किसी पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो उस पैकेज की सारी क्लासेस और इंटरफेसेस प्रोग्राम में अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनके सब पैकेजेस अवेलेबल नहीं होते हैं। अवेलेबल कराने के लिए हमें सब पैकेज को भी मेंशन करना पड़ता है। जब भी हम इंपोर्ट करेंगे उसके साथ सब पैकेजेस को भी मेंशन करेंगे, तभी उस सब पैकेजेस की क्लासेस उस प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल हो पाएंगी। अवेलेबल कराने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड टू मेक एक्सेसिबल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस ऑफ अनदर पैकेज टू द करंट पैकेज। किसी भी करंट पैकेज में किसी भी दूसरे पैकेज को अवेलेबल कराने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट स्टार, इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट स्टार। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहली फाइल है x.java, उसके अंदर हमने पैकेज बना रखा है P1 पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर हमने एक क्लास क्रिएट कर रखा है पब्लिक क्लास x, जो कि पब्लिक है। पब्लिक हमने इसलिए किया है क्योंकि इस क्लास को हम दूसरे प्रोग्राम के अंदर हम यूज करेंगे, तो अगर ये पब्लिक नहीं रहेगा तो एक क्लास वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगी, इसलिए हमें इसको पब्लिक करना पड़ा है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन की बॉडी बना रखी है, जिसके अंदर हमने वेलकम को प्रिंट कराया है। तो जितने भी क्लासेस इस x.java के अंदर क्रिएट की जाएंगी वो सब P1 के अंदर स्टोर होंगी, वो सब P1 का पार्ट होंगी। तो जैसे ही हम इसको कंपाइल कराएंगे javac-d.x.java, तो एक पैकेज क्रिएट होगा P1, जो कि c:/user/rupees के अंदर होगा, c:/users/rupees
के अंदर एक पैकेज क्रिएट होगा P1। अब P1 के अंदर एक फाइल बन जाएगी x.class। उसके बाद हम इस जो भी पैकेज क्रिएट हुआ, इस पैकेज को दूसरी क्लास के अंदर, दूसरे प्रोग्राम के अंदर हम इसको यूज करेंगे। उसके लिए हमने देखिए यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम ले रखा है y.java। इसके अंदर हमने इसको हमने खुद एक पैकेज के अंदर रखा P2 पैकेज क्रिएट किया। उसके बाद हमने इस जो पहले बनाए गए पैकेज P1 को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है P1.star। P1.star हमने लिखा है यहाँ, इसका मतलब है P1.star। इट मीन्स जो भी पैकेज P1 की क्लासेस होंगी वो सब यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस केस में केवल एक ही क्लास X है, तो यहाँ पे केवल X क्लास अवेलेबल होगी। मान लीजिए यहाँ पे क्लास P, क्लास Q, क्लास R और क्लासेस होती तो वो सब भी इस प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल होती। अब नीचे देखिए हमने एक क्लास Y बना रखा है, उसका हमने मेन फंक्शन बना रखा है। और उसके बाद हमने पैकेज P1 की क्लास X का ऑब्जेक्ट बना रखा है और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रखा है। और फिर उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया है। कंपाइल करने के लिए हमने javac-d.y.java, जैसे इसको हम कंपाइल करेंगे तो एक फोल्डर क्रिएट होगा P2 जो कि सेम लोकेशन पे होगा जहाँ पे P1 क्रिएट हुआ था। और उस P2 के अंदर यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगी y.class। उसके बाद हम इसको रन कराएंगे। रन कराने के लिए हम जावा कमांड यूज करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे जावा P2.y। यहाँ पे हम फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करेंगे, मतलब पहले पैकेज का नाम देन क्लास का नाम, क्योंकि y क्लास जो है P2 के अंदर अवेलेबल हुई है कंपाइल करने के बाद। तो हम जावा P2.y लिखेंगे यहाँ पे। लिखने के बाद जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे हमारा जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा वेलकम। नेक्स्ट है यूजिंग पैकेज नेम डॉट क्लास नेम ओनली स्पेसिफिक क्लास इन आवर प्रोग्राम कैन एक्सेस। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम लिखते हैं तो केवल पर्टिकुलर क्लास ही उस प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल होगी, न कि उस पैकेज की सारी क्लासेस। यूज इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम स्टेटमेंट, देन ओनली द क्लास विद द नेम क्लास नेम इन द पैकेज विल बी अवेलेबल फॉर यूज। केवल जिस क्लास को हमने इंपोर्ट कर रखा है केवल वही क्लास इंपोर्ट होगी, न कि उस पैकेज की और सभी क्लासेस। तो यहाँ पे देखिए हमने सेम प्रोग्राम लिया है, यहाँ भी वही फाइल है x.java। इसके एक पूरा कोड सेम है जो प्रीवियस प्रोग्राम में था। मैंने पैकेज P1 क्रिएट कर रखा है, फिर क्लास क्रिएट कर रखी है x, फिर डिस्प्ले फंक्शन में हमने वेलकम प्रिंट करा रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे y.java फाइल क्रिएट की, उसके अंदर हमने पैकेज P2 क्रिएट किया और उसके बाद हमने import p1.x लिया है, import p1.x। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में लिखा था यहाँ पे import p1.star, import p1.star। इट मीन्स P1 पैकेज की सारी क्लासेस अवेलेबल हो रही थी यहाँ पे, लेकिन इस केस में हमने लिखा है p1.x। इट मीन्स कि केवल P1 पैकेज की केवल x क्लास ही यहाँ पे अवेलेबल होगी, न कि अदर क्लासेस। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास y की बॉडी बना रखी है, उसके अंदर हमने मेन फंक्शन की बॉडी बना रखी है और मेन से हमने क्लास P1 के पैकेज P1 के x क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है और उसके बाद हमने उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है।
और कंपाइल रन कराने का तरीका सेम टू सेम प्रीवियस प्रोग्राम की तरह ही है। हमने कंपाइल किया यहाँ पे y.java को, तो जावा c-d.y.java। उसके बाद हमने लिखा है कंपाइल जैसे हम इसको करेंगे हमें एक फ़ाइल क्रिएट होगी y.class जो कि पैकेज p2 के अंदर होगी, जो कि पैकेज p2 के अंदर क्रिएट होगी। p2 एक फाइल क्रिएट हो जाएगी y.java। उसके बाद हमने इसको रन कराना है हमें, तो रन कराने के लिए सेम टू सेम प्रीवियस प्रोग्राम की तरह ही जावा p2.y जैसे हमने इसको लिखा ये आउटपुट दे देगा हमें वेलकम। अब लास्ट तरीका है यूजिंग फुल्ली क्वालिफाइड नेम। इस तरीके से भी हम किसी भी प्रोग्राम के क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं, किसी पैकेज की क्लास को हम किसी प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ फुल्ली क्वालिफाइड नेम, मैं ये देखते हैं। डिक्लेयर क्लास ऑफ पैकेज विल बी एक्सेसिबल, जो भी क्लास किसी पैकेज की क्लास डिक्लेयर्ड है वही केवल एक्सेसिबल होगी। इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू इंपोर्ट। नीड टू इज फुल्ली क्वालिफाइड नेम एवरी टाइम व्हेन वी आर यूजिंग द क्लास और इंटरफेस। हम जहाँ पे भी प्रोग्राम में कि दूसरे पैकेज की क्लास को यूज करना चाहते हैं वहाँ पे हमेशा हमें बार बार फुल्ली क्वालिफाइड नेम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है, यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे दो पैकेजेस है सेम क्लास नेम, जहाँ पे दो पैकेज के अंदर या दो से अधिक पैकेज के अंदर ऐसी क्लास है जिसमें जो सब में सारे पैकेजेस के अंदर है, और उन पैकेजेस को अगर हम किसी प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड नेम ही लिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल java.util और java.sql दो पैकेज हैं जिनके अंदर डेट क्लास होती है। अगर हमें किसी प्रोग्राम के अंदर हमें इन दोनों पैकेजेस को अगर यूज़ करना है तो हमें फुल्ली क्वालिफाइड नेम ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज उस प्रोग्राम को कंपाइल करने पे या कंपाइलेशन एरर देगा कि डेट क्लास हमें किस पैकेज से उठानी है, java.util से उठानी है या java.sql से। तो इस एरर से बचने के लिए हमें फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करना चाहिए। तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे दो पैकेजेज है सेम क्लास नेम। ये मेन है, लेकिन ये बहुत ही कम यूज होने वाला वे है, इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो हमेशा हमें फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज़ करने से बचना चाहिए। आइए हम इसको अभी एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है x.java। ये सेम वही कोड है जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा है, वही सेम कोड है। यहाँ भी x.java फाइल है, उसके अंदर हमने पैकेज p1 बना रखा है, क्लास x क्रिएट कर रखी है, डिस्प्ले फंक्शन को प्रिंट में वेलकम को प्रिंट करा रखा है और सिंपली हमने कंपाइल किया है। तो वही होगा, p1 के अंदर x.class फाइल क्रिएट होगी। और दूसरा हमने दूसरी क्लास y.java ली है जिसके अंदर हम इस पैकेज p1 की क्लासेस को हम यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पैकेज p2 क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने एक क्लास y क्रिएट कर रखी है। तो p2 के अंदर जो क्लास होगी वो y क्लास होगी। उसके अंदर हमने मेन फंक्शन बना रखा है, अब हमने p1.x क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया
लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है p1.x, p1.x, इट मीन्स यह फुली क्वालिफाइड नेम है। p1 उसके पैकेज के नाम है और x उसका क्लास का नाम है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे पैकेज नेम देन क्लास नेम, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर न्यू p1.x। तो जहाँ जहाँ क्लास नेम आएगा वहाँ पर उसके साथ साथ उसका पैकेज या सब पैकेज भी साथ में जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कॉल किया, डिस्प्ले को प्रिंट कराया है, और कंपाइलेशन और रन करने का स्टेप सेम टू सेम प्रीवियस प्रोग्राम की तरह ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम जब कंपाइल कराएंगे javac-d.y.java, तो एक फ़ाइल क्रिएट होगी y.class जो कि पैकेज p2 के अंदर होगी, और जब हम इसको रन कराएंगे java p2.y से, तो इसका आउटपुट आएगा वेलकम। तो इस प्रकार से हम फुली क्वालिफाइड नेम का यूज करते हैं। तो फुली क्वालिफाइड नेम बहुत ही कम यूज किया जाने वाला तरीका है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए यूज करने से। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 देखिए, हमने एक फ़ाइल बना रखा है area.java, एक फ़ाइल क्रिएट किया area.java, और उसके अंदर हमने एक पैकेज क्रिएट किया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर हमने एक क्लास क्रिएट कर रखा है एरिया, और उसके अंदर हमने एक रेक्ट नाम का फंक्शन बना रखा है जो कि एरिया कैलकुलेट करता है रेक्टेंगल का, ये रिटर्न करेगा। उसके बाद हमने इसको कंपाइल किया है javac-d.area.java। जैसे हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमारा एक रेक्टेंगल नाम का फोल्डर क्रिएट होगा। वो कहाँ पर क्रिएट होगा? वो क्रिएट होगा सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, रुपेश के अंदर एक रेक्टेंगल नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और उसके अंदर एक फ़ाइल बन जाएगी area.class। अब हमारी दूसरी फाइल है demo.java, जिसके अंदर हमने इस रेक्टेंगल पैकेज को हमने इंपोर्ट किया है। रेक्टेंगल डॉट एरिया उसकी क्लास का नाम है और रेक्टेंगल उसके पैकेज का नाम है। इस पैकेज के अंदर हमारा एरिया एक क्लास है, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद हमने एक क्लास बना रखा है डेमो के अंदर हमने मेन की बॉडी बना रखी है। उसके बाद हमने एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एरिया जो कि रेक्टेंगल पैकेज के अंदर है। एरिया जो है रेक्टेंगल पैकेज का पार्ट है। उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने रेक्ट फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पर पहले प्रिंट होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एंड देन obj.rect 7,4, यहाँ पे हमने 7,4 पास किया है, जो कि वहाँ से हमें रिटर्न देगा उसका मल्टीप्लिकेशन, और वहाँ से आ जाएगा 28। तो आउटपुट आएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 28। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था। आइए आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। यहाँ पे हमने एक फाइल बना रखी है 1.java। इसके अंदर एक पैकेज क्रिएट किया P1 के अंदर, पैकेज P1 के अंदर एक क्लास में क्रिएट कर रखी है 1, और इसके अंदर एक मेथड है M1 जिसके अंदर प्रिंट करा रखा है इनसाइड क्लास 1। अब दूसरी एक क्लास है 2.java जिसको हमने पैकेज P2 क्रिएट कर रखा है, और इस पैकेज के अंदर हमने एक क्लास बना रखी है 2, और उसके अंदर हमने एक मेथड क्रिएट कर रखा है M2 जिसमें हमने प्रिंट कराया है इनसाइड क्लास 2। तो हमने पैकेज P1 को पहले कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हमें एक फाइल क्रिएट होगी 1.java जो कि पैकेज P1 के अंदर होगी। उसी प्रकार से जब हम 2.java को कंपाइल करेंगे तो एक पैकेज क्रिएट होगा P2, और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट होगी 2.class।
अब इन दोनों पैकेजेस को हम किसी दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम है example.java, जिसके अंदर हमने पैकेज P1 और पैकेज P2 दोनों को इंपोर्ट कर रखा है। तो पैकेज P1 की क्लास 1 को हमने इंपोर्ट किया है, पैकेज P2 की क्लास 2 को हमने इंपोर्ट कर रखा है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल की यहाँ बॉडी बना रखी है, एग्जाम्पल की हमने बॉडी क्रिएट कर रखी है, उसके अंदर हमने मेन फंक्शन बना रखा है। उसके बाद हमने यहाँ 1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर 2 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद a.m1, जब हम a.m1 करेंगे तो एक कॉल करेगा इस फंक्शन को, और जब m2 b.m2 करेंगे तो एक कॉल करेगा b.m2, इसको कॉल करेगा। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे कंपाइल और रन कराते हैं। कंपाइल और रन कराने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है जावा सी example.java, क्योंकि इस फाइल को हमने सेव कर रखा है C:/users/rupesh के अंदर। तो हमने सीधे लिखा जावा सी example.java। जैसे इसको हम कंपाइल करेंगे उसी लोकेशन पे एक फ़ाइल क्रिएट होगी example.class, जो कि सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, रुपेश के अंदर होगी एक example.class नामक फ़ाइल। उसके बाद हम उसको रन कराएंगे तो हम सीधे लिखेंगे जावा देन क्लास नेम एग्जाम्पल। तो सबसे पहले प्रिंट होगा इनसाइड क्लास 1, जो कि यहाँ से आ रहा है, इसको कॉल करने पे हो रहा है। और दूसरा जो है इनसाइड क्लास 2, जो कि 2 क्लास के मेथड m2 कॉल करने पे प्रिंट कर रहा है। तो इस प्रकार से प्रोग्राम हमें आउटपुट देगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्लास पाथ पे। क्लास पाथ फॉर लोकेटिंग क्लासेस, क्लास को लोकेट करने के लिए हम लोग क्लास पाथ यूज़ करते हैं। क्लास पाथ इज एन environment variable that and tells Java applications and JVM where to find the library of classes। क्लास पाथ हमारा एक environment variables होता है जो कि JVM और जावा एप्लीकेशन को बताता है कि कहाँ पे क्लासेस की लाइब्रेरीज हैं। इट इज़ ए ग्लोबल सिस्टम वेरिएबल एक्सेसिबल बाय द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ग्लोबल सिस्टम वेरिएबल है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक्सेसिबल होता है। इज नीडेड फॉर द जावा कंपाइलर एंड रन टाइम टू लोकेट द जावा पैकेज या क्लासेस यूज्ड इन जावा प्रोग्राम। इट इज़ सिमिलर टू अनदर इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ। यह जो दूसरा इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ होता है इसके सिमिलर ही होता है, विच इज़ यूज बाय द कमांड सेल टू फाइंड द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ क्लास पाथ इज ए डॉट। जो क्लास पाथ की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है डॉट। इट मीन्स द ओनली करेंट डायरेक्टरी सर्च। इसका मतलब होता है कि यह केवल करंट डायरेक्टरी में ही सर्च करेगा। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ क्लास पाथ ओवरराइड्स व्हेन यू सेट द क्लास पाथ वेरिएबल। अगर आपने वहाँ पे कोई दूसरा क्लास पाथ सेट कर दिया है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। आर यूजिंग द हाइफन क्लास कमांड cp। क्लास पाथ को हम हाइफन cp कमांड से भी दिखा सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म cp होता है -cp, जो कि एज ए स्विच यूज़ किया जाता है। पुट ए डॉट इन द न्यू सेटिंग इफ़ यू वांट टू इंक्लूड द करंट डायरेक्टरी इन द सर्च पाथ। अगर हम क्लास को सर्च करने के लिए हम सर्च करना है और हमें उसको करंट डायरेक्टरी में सर्च करना है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट। टू सेट मल्टीपल क्लास पाथ, अगर हमने एक साथ हमें मल्टीपल क्लास पाथ सेट करना है तो वहाँ पे हम लगाएंगे, उनको हम सेमी कोलन से अलग करेंगे। देन वी नीड टू सेपरेट ईच क्लास पाथ बाय सेमी कोलन।
सेमीकोलन से हम उनको अलग करेंगे। हाउ टू सेट क्लास पाथ टू लोड द क्लास फाइल और जार फाइल्स। क्लास पाथ कैन बी सेट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। क्लास पाथ को हम दो तरीके से सेट कर सकते हैं। पहला होता है परमानेंटली सेट, दूसरा होता है टेम्पोरली सेट। परमानेंटली सेट करने के लिए हमें विंडोज़ के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। वहाँ पे कंट्रोल पैनल के अंदर हमें सिस्टम दिखाई देगा। सिस्टम को क्लिक करने पे हमें एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे। एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद हमें क्लिक करना होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल पर। जब हम इन्वायरमेंट वेरिएबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें दो तरह के वेरिएबल्स दिखाई देंगे। एक होगा आपका सिस्टम वेरिएबल्स और एक होगा हमारा यूजर वेरिएबल्स। सिस्टम वेरिएबल हम सेट करते हैं तो सभी यूजर्स के लिए सेट होगा। अगर हम यूजर वेरिएबल सेट करते हैं तो वो केवल पर्टिकुलर यूजर के लिए ही सेट होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल। उसके बाद वहाँ पे अगर हमने मान लीजिए हमने यहाँ पे यूजर सेट किया, यूजर वेरिएबल सेट किया, तो वहाँ पे बटन्स होंगे, एडिट बटन, न्यू बटन्स। तो अगर हमें एडिट करना है पाथ, क्लास पाथ, तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर हमें न्यू पाथ सेट करना है तो वहाँ पे हम न्यू क्लिक करेंगे। न्यू को क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें वो वेरिएबल नेम और वेरिएबल वैल्यू को पूछेगा। तो वेरिएबल नेम के अंदर हम लिखेंगे क्लास पाथ, वेरिएबल नेम के अंदर लिखेंगे क्लास पाथ, और उसके बाद वेरिएबल वैल्यू पे हम लिखेंगे जहाँ पे क्लासेस स्टोर्ड हैं, जहाँ पे हमने क्लासेस को स्टोर कर रखा है उसका हम पाथ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल C:/my प्रोजेक्ट क्लासेस, यहाँ पे क्लास है तो वहाँ हम पाथ दे देंगे। या मान लीजिए क्लास जो है T:/lib/solid-api.jar के अंदर है तो हम उसका पूरा पाथ दे देंगे। तो ये हो जाएगा वेरिएबल की वैल्यू। उसके बाद हम ओके बटन को क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके बटन क्लिक करेंगे वो विंडो क्लोज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ओके बटन क्लिक करेंगे वो भी विंडो क्लोज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा परमानेंट क्लास पाथ सेट हो जाएगा। इसको सेट करने का ये मतलब हुआ कि जब भी हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो हमारा क्लास पाथ हमें दोबारा से सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक क्लास हमेशा के लिए सेट हो गया है। वो क्लास पाथ सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद भी बना रहेगा, सेट रहेगा, वो हटेगा नहीं। लेकिन अगर हमने टेम्पोररी पाथ सेट कर रखा है तो एक बार सेट करने के बाद जब हम मशीन को रीस्टार्ट करेंगे तो क्लास पाथ हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये होता है हमारा टेम्पोररी क्लास पाथ। तो टेम्पोररी क्लास पाथ को हम सेट करने के लिए कमांड फायर करते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है सेट क्लास पाथ इक्वल टू डॉट सेमीकोलन देन क्लास जहाँ पे लोकेट हो उसका लोकेशन हम देंगे, कोलन, फिर जार फाइल का लोकेशन देंगे। इस प्रकार से तो हमने जैसे बताया कि मल्टीपल क्लास पाथ को अगर हम एक साथ सेट करना है तो उनको हम सेमी कोलन से अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहले डॉट लगा हुआ, इट मीन्स पहले वो करंट लोकेशन हमने सेट किया क्लास पाथ के लिए, क्लासेस के लिए। पहले वो क्लासेस को सर्च करेगा करंट लोकेशन पे, देन इस लोकेशन पे सर्च करेगा, फिर इस लोकेशन पे सर्च करेगा। इतने सारे हमने क्लास पाथ सेट किए हैं एक साथ। तो हम क्लास पाथ है मल्टीपल क्लास पाथ सेट कर सकते हैं एक साथ, लेकिन वो सेमी कोलन से सेपरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द क्लास पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल यू कैन आल्सो यूज द कमांड लाइन ऑप्शंस क्लास पाथ -cp ऑफ द जावा सी एंड जावा कमांड फॉर एग्जांपल। तो क्लास पाथ जो होता है जावा कमांड के साथ भी यूज़ किया जाता है, जावा कमांड के साथ भी यूज़ किया जाता है। तो जावा -क्लास पाथ, चाहे हम -क्लास पाथ लिखें, चाहे जावा -cp लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। -cp जो है शॉर्ट फॉर्म है और क्लास पाथ जो है फुल फॉर्म है। तो जावा -क्लास पाथ देन
देन पाथ वेयर क्लासेस आर रिसाइड्स, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल है टू सेंड द क्लास फाइल टू अंडर डायरेक्टरी या ड्राइव। यहाँ पे हमने एक ई डायरेक्टरी बना रखा है, उसके अंदर हमने एक क्लासेस नाम का फोल्डर क्रिएट कर रखा है। दूसरा हमने एक एफ डायरेक्टरी क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर हमने src नामक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, और उसके अंदर एक सोर्स फाइल हमने रखा है x.java। तो पहले हमने x.java फाइल को हम देखते हैं। यहाँ पे हमने पैकेज कॉम, हमने एक पैकेज क्रिएट कर रखा है कॉम, और कॉम के अंदर हमने एक फाइल क्लास बना रखा है x, और उसके अंदर हमने मेन की बॉडी बना रखी है, उसके अंदर हमने प्रिंट करा रखा है वेलकम टू पैकेज, वेलकम टू पैकेज। तो यहाँ पे जो भी क्लासेस क्रिएट हो रही है उसको हम किसी दूसरे लोकेशन पे हम इसको स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर करने के बाद हम अब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो देखिए हम उसको कैसे कंपाइल और कैसे हम रन कराते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जो हमारी सोर्स फाइल है वो एफ ड्राइव के अंदर src के अंदर स्टोर है, जबकि हम जो अपनी क्लासेस हैं उसको हम e:/क्लासेस के अंदर हम स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम कंपाइल करेंगे इस प्रकार से f:/src javac -d देन क्लास वेयर यू वांट टू पुट क्लास को हम इस लोकेशन में पुट करना चाह रहे हैं, सॉरी javac -d e:/classes x.java। यहाँ पे जो भी डायरेक्टरी क्रिएट होगी वो e:/क्लासेस के अंदर क्रिएट होगी। जैसे हम इसको कंपाइल करेंगे javac -d e:/classes x.java, कंपाइल करने के बाद हमारा काम नाम का फोल्डर क्रिएट होगा जो कि क्लासेस के अंदर होगा। क्लासेस के अंदर हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा कॉम नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा क्लासेस के अंदर, और उसके अंदर हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी x.class। उसके बाद हम इसको प्रोग्राम को रन कराएंगे। रन कराने के लिए हमें पहले क्लास पाथ सेट करना होगा, क्योंकि मेरा सोर्स फाइल जो है एफ डायरेक्टरी के अंदर src के अंदर है, और जबकि हमारी जो क्लास क्रिएट हो रही है वो ई के अंदर क्लासेस के अंदर कॉम के अंदर क्रिएट हो रही है। तो इसलिए पहले हमें क्लास पाथ सेट करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट क्लास पाथ इक्वल टू e:/classes सेमीकोलन डॉट स्लैश। तो हम पहले क्लास पाथ सेट करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा e:/classes, पहले जहाँ पे हमारी क्लास रखी गई उसका हमने पाथ सेट किया। इसलिए हम बेस डायरेक्टरी को ही यहाँ पे मेंशन करते हैं। बेस डायरेक्टरी हमारी क्या है e:/classes। तो वो हमने यहाँ पे रखा pm डॉट मीन करेंट डायरेक्टरी पे भी वो क्लास पे सर्च करने के लिए हमने क्लास पाथ सेट किया, और बेस डायरेक्टरी में भी सर्च करने के लिए हमने क्लास पाथ सेट किया। सेट करने के बाद जब हम फिर लिखेंगे जावा com.x, अब जो है com.x जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, और ये हमें प्रिंट कर देगा वेलकम टू पैकेज। इसको हम इस प्रकार से भी कंपाइल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें क्लास पाथ सेट ना करना पड़े तो हम सीधे ऐसे भी चला सकते हैं, लिख सकते हैं हम जावा -class path e:/classes com.x। जावा -class path कहाँ से क्लास उठानी है हमें e:/classes से, ये हमारा बेस डायरेक्टरी है, वहाँ से हमें क्लास उठानी है। उसके बाद हमारा पैकेज का नाम है देन क्लास नेम, तो com.x, तो हमें प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू पैकेज। आइए हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। टू सेंड द क्लास फाइल टू अनदर डायरेक्टरी या ड्राइव,
यहाँ हमने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर हमने हमने ऐप ड्राइव के अंदर एक PRG फोल्डर क्रिएट कर रखा है। उसके अंदर हमने 2 सब फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, क्लासेस और SRC। क्लासेस फोल्डर हमने क्लासेस को रखने के लिए बना रखा है, और SRC के अंदर हमने काम फोल्डर क्रिएट किया है, और काम के अंदर हमने AAA फोल्डर क्रिएट कर रखा है। उसके अंदर हमने एक सोर्स फाइल रखा है x.java, और दूसरी एक फाइल हमने रखा है y.java जो कि f:/PRG के ऊपर PRG पाथ पे रखी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं x.java को। यहाँ पे हमने देखिए पैकेज com.AAA, हमने AAA एक सब पैकेज क्रिएट कर रखा है जो कि काम के अंदर है, और उसके अंदर हमने एक क्लास x क्रिएट किया है, क्लास x जो कि com.AAA सब पैकेज के अंदर है। उसके अंदर हमने मैसेज फंक्शन की बॉडी बना रखी है जिसमें हमने प्रिंट करा रखा है hello x, और इसको कंपाइल करने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे javac-d classes x.java। तो जो भी x.class क्रिएट होगी वो कहाँ क्रिएट होगी, f:/PRG/classes एंड देन com.AAA.x.class, ये फाइल इस लोकेशन पे क्रिएट होगी। तो x क्लास की जो बेस डायरेक्टरी होगी f:/PRG/classes होगी। इसके अंदर हमारा जो पैकेज है com.AAA, उसके अंदर हमारी क्लास क्रिएट हुई है x.class। तो -d डायरेक्टरी क्रिएट करेगा कहाँ पे, क्लासेस के अंदर। क्लासेस जो फोल्डर बनाया गया है उसके अंदर हमारा पैकेज क्रिएट होगा com.AAA, और उसके अंदर हमारी फाइल होगी x.class। उसके बाद हमने y.java एक दूसरी फाइल क्रिएट कर रखी है, एक हमारा दूसरा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने com.AAA पैकेज को हमने इंपोर्ट किया है। उसके अंदर हम जो भी क्लास फाइल थी x उसको हमने इंपोर्ट किया है, और उसके बाद हमने क्लास y की बॉडी बना रखी है, उसके अंदर हमने मेन बनाया है। मेन के अंदर हमने x क्लास जो कि com.AAA सब पैकेज को बिलोंग करती है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने मैसेज को कॉल कर रखा है। इसको कंपाइल करने के लिए हमने javac-cp f:/PRG/classes y.java हमने कंपाइल करने के लिए यहाँ पे cp कमांड क्लास पाथ यूज किया है। क्लास को हम यहाँ लोड कर रहे हैं कहाँ से, बेस डायरेक्टरी f:/PRG/classes से। तो जो भी मेरा पैकेज है com.AAA उसका जो बेस डायरेक्टरी है वो है f:/PRG/classes। यहाँ से हम क्लास को लोड करवा रहे हैं, क्योंकि y.java अगर हम बिना इस क्लास पाथ को लोड किए रन कराएंगे तो ये हमें एरर दे देगा, और एरर मैसेज आएगा नो क्लास डिफिनेशन फाउंड एरर। इसलिए हमें यहाँ पे क्लास पाथ हमें यहाँ पे देना होगा, हमें बताना होगा कि हमें क्लास कहाँ से उठानी है। जो भी है y.java की जो सपोर्टिंग क्लासेस हैं वो है x.class, वो कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे है, वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा उसकी बेस डायरेक्टरी। तो com.AAA.x.class जो है को लोकेट करने के लिए हम f:/PRG/classes यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे कंपाइल कर रखा है, कंपाइल करने के लिए हमने लिखा है java-cp f:/PRG/classes देन क्लास का नाम। हम यहाँ पे y को कंपाइल कर रहे हैं। इसको कंपाइल करने के लिए हमने देखिए यहाँ पे डॉट देन सेमीकोलन। अगर हम केवल यदि हम विदाउट डॉट लगाएं और प्रोग्राम को रन कराते हैं तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्या आएगा, एरर कुड नॉट फाइंड या लोड मेन क्लास y कुड नॉट फाइंड या लोड मेन क्लास y।
लेकिन GRE वाई क्लास को भी फाइंड नहीं कर सकता है जो कि करंट डायरेक्टरी में लोकेट है। यह इसलिए कि यदि क्लास पाथ एक्सप्लिसिटली सेट नहीं है, यदि क्लास पाथ एक्सप्लिसिटली सेट नहीं है तो यह डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी को देखता है, और यदि क्लास पाथ एक्सप्लिसिटली सेट है तो यह करंट डायरेक्टरी को ऑटोमेटिकली शामिल नहीं करता है जब तक कि उसे शामिल न किया जाए मैनुअली। इसलिए हमें क्लास पाथ में बेस डायरेक्टरी के साथ साथ करंट डायरेक्टरी को भी शामिल करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हमने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया तो हमें एरर मैसेज आएगा वहाँ पे, कुड नॉट फाइंड अ लोड मेन क्लास टेस्ट सर्किल। इसलिए हमें यहाँ पे डॉट भी लगाना आवश्यक है, क्योंकि जो वाई क्लास है वो कहाँ पे स्टोर है, वो करंट लोकेशन पे करंट डायरेक्टरी में स्टोर है, और जो एक्स डॉट क्लास है वो स्टोर है f:\piaji/classes टेस्ट डायरेक्टरी में। इसलिए हमें दोनों पाथ को यहाँ पे शामिल करना होगा, और उसके बाद हम इसको जब रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा hello x। एसएस मॉडिफायर्स इन जावा। जावा में एसएस मॉडिफायर्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। इट हेल्प्स टू रिस्ट्रिक्ट द एसएस ऑफ क्लास, कंस्ट्रक्टर, डेटा मेंबर एंड मेथड इन अनदर क्लास। एसएस मॉडिफायर्स का प्रयोग क्लासेस, इंटरफेसेस, कंस्ट्रक्टर, डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स, मेथड्स आदि के विजिबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी को सेट करने के लिए हम करते हैं। विजिबिलिटी का अर्थ है यहाँ पे एक्सेस लेवल से। यदि हमने किसी क्लास के मेथड्स, वेरिएबल्स के आगे हमने अगर कोई एसएस मॉडिफायर यूज किया है तो हमें ये शो करता है कि ये किस लेवल तक ये एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे हमने एसएस मॉडिफायर्स को 4 भाग में डिवाइड कर रखा है, या 4 तरह का होता है। नंबर 1 है डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तो कुल 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं डिफ़ॉल्ट एसएस मॉडिफायर्स। डिफ़ॉल्ट एसएस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? यदि हमने किसी क्लास के आगे या किसी मेथड्स, वेरिएबल्स के आगे हमने कोई एसएस मॉडिफायर यूज नहीं किया है, इट मीन्स यह एक क्या है, यह एक डिफ़ॉल्ट एसएस मॉडिफायर होगा। जैसे हमने कहा क्लास ए, तो यहाँ पर हमने कोई भी एसएस मॉडिफायर यूज नहीं किया है, इट मीन्स यह डिफ़ॉल्ट एसएस मॉडिफायर होगा। अगर हमने लिखा इंट, किसी क्लास के अंदर हमने अगर लिखा है इंट ए, इस मीन्स यह भी क्या है, डिफ़ॉल्ट एसएस मॉडिफायर। यहाँ पे जो ए होगा वो एज ए डिफ़ॉल्ट एसएस मॉडिफायर यहाँ यूज़ किया जाएगा। इसका एक्सेसिबल लेवल वो डिसाइड करेगा इसका मॉडिफायर। तो डिफ़ॉल्ट एसएस मॉडिफायर्स जो होते हैं, इसका जो स्कोप होता है यह लिमिटेड टू पैकेज होता है, मतलब विद इन द पैकेज होता है। पैकेज के अंदर चाहे वो क्लास हो, चाहे वो सब क्लासेस के अंदर सब क्लास हो, हम इसको कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये विद इन द पैकेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पैकेज के अंदर एक क्लास यूज़ किए, क्लास ए, दूसरी क्लास यूज़ किया हमने क्लास बी, क्लास ए और क्लास बी दोनों सेपरेट क्लासेस हैं, दोनों से अभी कोई कनेक्शन नहीं है। हम चाहते हैं क्लास ए के मेंबर को क्लास बी में एक्सेस करना, तो हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर क्लास ए का जो मेंबर होगा वो डिफ़ॉल्ट है तो बी के अंदर वो आसानी से एक्सेसिबल होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने क्लास ए को बेस क्लास बनाया और क्लास बी को सुपर डिराइव क्लास बनाया, या क्लास ए को पेरेंट क्लास बनाया, या क्लास बी को चाइल्ड क्लास बनाया, तो क्लास ए के मेंबर जो कि डिफ़ॉल्ट हैं वो एक्सेसिबल होंगे क्लास बी के अंदर। तो ये आपके होते हैं डिफ़ॉल्ट एसएस मॉडिफायर्स, लेकिन ये आउटसाइड द पैकेज जो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, चाहे वो क्लास उसके अंदर हो, चाहे वो सब क्लास हो। नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट एसएस मॉडिफायर्स।
जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं इनका जो स्कोप होता है यह लिमिटेड टू क्लास होता है, मतलब क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं, जो कि किसी क्लास के डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स होंगे। अगर वो प्राइवेट हैं तो उनका स्कोप विद इन द क्लास होगा, क्लास के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास। क्लास और इंटरफेसेस को हम एज ए प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। यदि हम किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देते हैं तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट जो है हम किसी क्लास के बाहर, उस क्लास के बाहर नहीं बना सकते। हाँ, उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम विद इन द क्लास बना सकते हैं, लेकिन अगर हम क्लास के बाहर बनाएंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे वो कंपाइल टाइम एरर देगा। नेक्स्ट हमारा एसेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड एसेस मॉडिफायर्स। जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स और मेथड्स होते हैं वह किसी पैकेज के क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। किसी पैकेज के अंदर जो क्लासेस होती हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज के अंदर जो सब क्लासेस होती हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्लास एक्स है जो कि पैकेज ए के अंदर है, और एक क्लास वाई है जो कि पैकेज ए के अंदर वो भी है। तो क्लास ए के एक्स के जो भी वेरिएबल्स या मेथड्स होंगे वो क्लास वाई में एक्सेसिबल होंगे, चाहे क्लास वाई सब क्लास हो, चाहे वाई नॉर्मल क्लास हो। और जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स होते हैं वो आउटसाइड द पैकेज भी एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो केवल सब क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होंगे। अगर आउटसाइड द पैकेज कोई नॉर्मल क्लास है जो कि नॉन सब क्लास है, उसके अंदर एक्सेसिबल नहीं होते हैं। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स जो होते हैं वह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। जहाँ भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, जहाँ भी सब क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास, डिराइव क्लास का कॉन्सेप्ट होगा, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। किसी भी क्लास को हम एज ए प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारी पूरे हैं कहानी प्रोटेक्टेड एसेस मॉडिफायर्स की। लास्ट है आपका पब्लिक एसेस मॉडिफायर्स। अगर हम किसी डेटा मेंबर्स को, किसी क्लास को अगर हम पब्लिक बनाते हैं तो वो कहीं भी एक्सेसिबल होगा, चाहे वो क्लास के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करें, चाहे हम किसी क्लास के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करें, चाहे हम किसी पैकेज के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करें, चाहे किसी हम पैकेज के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करें। अब पैकेज के बाहर भी, चाहे वो सब क्लास हो, चाहे वो नॉन सब क्लास हो, हर जगह ही एक्सेसिबल होगा। तो पब्लिक एसेस मॉडिफायर्स भी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मॉडिफायर्स होता है। तो ये थे हमारे सभी एसेस मॉडिफायर्स। तो आइए अब इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एसेस मॉडिफायर्स है। तो यहाँ पे हमने लिखा है नॉन सब क्लास इन सेम पैकेज। अगर सेम पैकेज के अंदर कोई नॉन सब क्लास है तो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर्स जो भी होंगे वो एक्सेसिबल होंगे। यस, सब क्लास इन सेम पैकेज, अगर कोई सब क्लास है सेम पैकेज के अंदर तो वहाँ भी डिफ़ॉल्ट एसेस मॉडिफायर्स एक्सेसिबल होंगे। लेकिन अगर कोई डिफरेंट पैकेज है और उसके अंदर नॉन सब क्लास है तो वहाँ एक्सेसिबल नहीं होंगे। उसी प्रकार से अगर हम किसी डिफरेंट पैकेज में हैं, मीन्स आउटसाइड द पैकेज हैं, और वहाँ पे कोई अगर सब क्लास है तो वहाँ भी ये एक्सेसिबल नहीं होंगे, नो। अब आते हैं हम प्राइवेट एसेस मॉडिफायर्स। जो प्राइवेट एसेस मॉडिफायर्स होते हैं, अगर सेम पैकेज के अंदर हैं और नॉन सब क्लास है तब भी एक्सेसिबल नहीं होंगे। हमने बताया कि जो प्राइवेट एसेस मॉडिफायर्स होते हैं केवल विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं, आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, जो यहाँ पे टेबल में बताया गया है, नॉन सब क्लास इन सेम पैकेज।
कोई पैकेज है, उसके अंदर मान लीजिए कोई क्लास ए है और उसके अंदर हमने एक प्राइवेट डेटा मेम्बर बनाया इंट एक्स, और उसको हम अगर एक्सेस करने की कोशिश करें क्लास बी के अंदर जो कि नॉन सब क्लास है, और उसके अंदर हम एक्सेस करने की कोशिश करें इंट एक्स को, तो वहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो प्राइवेट डेटा मेम्बर्स जो होते हैं केवल क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, क्लास के बाहर हो कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होते हैं, चाहे वो सब क्लास के अंदर हो, चाहे वो आउटसाइड पैकेज हो, आउटसाइड पैकेज के अंदर चाहे वो नॉन सब क्लास हो, चाहे वो सब क्लास हो, ये कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होते हैं। इट विल ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास। नेक्स्ट आपका है प्रोटेक्टेड। देखिए यहाँ पे जो नॉन सब क्लास इन सेम पैकेज, अगर किसी पैकेज के अंदर कोई नॉन सब क्लास है तो वहाँ भी एक्सेसिबल होते हैं, किसी सेम पैकेज के अंदर अगर वो सब क्लास है तो वहाँ भी एक्सेसिबल होंगे। नॉन सब क्लास इन डिफरेंट पैकेज, अगर कोई आउटसाइड पैकेज है वहाँ पर कोई नॉन सब क्लास है तो वहाँ एक्सेसिबल नहीं होते हैं। कोई आउटसाइड पैकेज कोई है उसके अंदर कोई सब क्लास है तो यहाँ पे एक्सेसिबल होते हैं। यस, देखिए पब्लिक के केस में देखिए यहाँ पे नॉन सब क्लास इन सेम पैकेज एक्सेसिबल होंगे, सब क्लास इन सेम पैकेज भी एक्सेसिबल होंगे, नॉन सब क्लास इन डिफरेंट पैकेज भी एक्सेसिबल होंगे, और लास्ट में सब क्लास इन डिफरेंट पैकेज भी एक्सेसिबल होंगे। तो पब्लिक जो मॉडिफायर्स होते हैं वो हर जगह एक्सेसिबल होते हैं, चाहे वो सेम पैकेज हो चाहे वो डिफरेंट पैकेज हो, हर जगह ये अवेलेबल रहेंगे अगर हमने किसी क्लास को या किसी क्लास के डेटा मेम्बर्स को पब्लिक बनाया है। तो इस ऑल अबाउट एसएस मॉडिफायर्स। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स नेक्स्ट चैप्टर में। तो नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग।